हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज के सेशन में वही हम लोगों ने क्या किया था कि जीवाणु के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली थी। ठीक है, जीवाणु के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारी ले ली थी। और एक चीज़ मैंने आपसे कहा था कि आज शाम 8 बजे के लगभग मैं क्या आऊँगा, ऑनलाइन आऊँगा। ठीक है, और आप सभी से चर्चा करूँगा। जिन बच्चों का जो असफल रहे टीआरई 3.0 में, उनसे बात होगी और कुछ बात होगी साइंस के पर ही, और ईवीएस पर, और एसएसटी का जो चैप्टर है उस पर बात करेंगे। टीआरई 4.0 के लिए बात करेंगे। तो उन सारी चीज़ों पर बात किया जाएगा। तो उसको देखते हुए उस पर बात होगी, और जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, असफलताएं हो रही हैं तो क्या परिवर्तन लाना है, सारी चीज़ों पे बात होगी। तो चलिए उस सब चीज़ों की बात कभी 8 बजे हम जब लाइव होंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, तब बात होगी। चाहे जितने लोगों का जुड़ना होगा जुड़िएगा, नहीं अच्छा लगेगा चले जाइएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आज आपसे कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ आप अपनी बातें कहिएगा कमेंट में, कुछ मैं कहूँगा। जो भी आपको सवाल जवाब करना होगा करिएगा, मैं उसके जब मतलब वो उसका कहीं अच्छे कहते हैं कि एक हद अच्छे तक मतलब तरीके से आपका जवाब दूंगा, ताकि आप उससे संतुष्ट रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में। देखिए, हमने कल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया था कि जो बैक्टीरिया है उसकी खोज जो है वो 1683 में किसने किया था, तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था। ये हम लोगों ने जान लिया था। फिर हमने जाना था कि एहरेन जो था, एहरेनबर्ग जो था, उसने जीवाणु का नाम रखा था। कब रखा था, तो 1829 में एहरेनबर्ग ने क्या रखा था, जीवाणु को जीवाणु कहा था। और फादर ऑफ बैक्टीरिया किसको कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो एंटिनो ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाता है। इस पे भी चर्चा हो गई थी। उसके बाद हमने कहा था कि 1843 से लेकर 1910 के बीच में लुई पास्चर ने क्या किया था, तो लुई पास्चर मैं कराऊं रॉबर्ट कोच जो थे, उन्होंने तपेदिक और कॉलरा के जीवाणु की खोज की थी। उसके बाद जो था 1812 से लेकर 1892 के बीच में लुई पास्चर जो थे, उन्होंने क्या किया था, पास्चराइजेशन दिया था और रेबीज के टीके की खोज भी की थी। ये भी बात हो गया था। हमने पढ़ा था जो हमारा जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया की आकृति के आधार पर उसे कितने भागों में बांटा गया है। बैसिलस बताया था, कोकस बताया था, उसके बाद आपका कॉमा सेप बताया था, उसके बाद स्पेरिलम बताया था, स्पाइरिलम बताया था। ये सारी चीज़ें बात हो चुकी थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था पास्चराइजेशन, क्योंकि उसके तुरंत बाद पास्चराइजेशन जानना बहुत जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने पास्चराइजेशन के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने बताया कि लुई पास्चर जो थे उन्होंने रेबीज के टीके की और पास्चराइजेशन के बारे में बताया था। तो उसके बारे में तो इस यहाँ पर दो विधियाँ काम करते हैं। एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब समय उसमें ज़्यादा होता है, टेम्परेचर कम होता है, और एक में शॉर्ट टाइम होता है लेकिन टेम्परेचर अधिक होता है। यहाँ पर दो विधियों के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। ये तो हो गया था जीवाणु के बारे में थोड़ी सी चीज़ें। लेकिन आज हम जीवाणु के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें क्या है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। हमने आपसे चर्चा की थी कि हम आपको कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सारी चीज़ें आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा काम ही है कि आपको उस हद तक ले जाकर पढ़ा देना ताकि आपका क्वेश्चन एक भी छूटे ना। अब हम बात करेंगे बेसिक थोड़ा सा जीवाणु पर, और बेसिक चलेंगे। ये तो थोड़ा सा आपको मैंने कहा था कि माइंड सेट करना था आपका, इसलिए मैंने जीवाणु के बारे में इतना कुछ बाहरी तौर से बता दिया था, ताकि आपका थोड़ा सा दिमाग उस पर काम करना शुरू करे। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, वो बेसिक चीज है। जीवाणु जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, जीवाणु एक कोशिकीय सरल जीव होता है। जीवाणु क्या होता है, तो जीवाणु 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 एक कोशिकीय एक कोशिकीय सरल जीव होता है। एक कोशिकीय सरल जीव होता है। जीवाणु एक कोशिकीय सरल जीव होता है। जीवाणु जो होता है एक कोशिकीय सरल जीव होता है। ठीक है, जीवाणु क्या होता है, एक कोश की जीवाणु सरल जीव होता है। इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है बेटा?
इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। यहाँ केंद्रक की बात नहीं होगी, केंद्रक गायब रहेगा, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा और चीज़ों के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं, समझिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम बात करें जीवाणु में जनन की जो प्रक्रिया होती है, जनन की प्रक्रिया जो होती है वो द्विविभाजन जनन प्रक्रिया यूज की जाती है, यानी द्विविभाजन जनन प्रक्रिया देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसे अलैंगिक जनन भी कहा जाता है। इसमें द्विविभाजन जनन प्रक्रिया देखने को मिलता है जिसे अलैंगिक जनन भी कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि जीवाणु में द्विविभाजन जनन प्रक्रिया देखने को मिलती है। पहली चीज जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, ये यानी हम सीधे तौर से कह सकते हैं कि जो जीवाणु होते हैं उसमें अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। उसमें क्या देखने को मिलता है? अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, समझने की चीज़ है यहाँ पर। जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है वो इस कहीं कहीं पर लिखा है पेप्टिडोग्लाइकेन का होता है। किसका होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का होता है। तो कहीं कहीं काइटिन लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? काइटिन। वो भी बताऊंगा, उसको भी समझिएगा, लेकिन अभी समझिए बेसिक रूप से पेप्टिडोग्लाइकिन का क्या होता है? इसकी कोशिका भित्ति होती है। किसकी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकन की कोशिका भित्ति इसकी निर्मित होती है। तो हम लिख सकते हैं कि कोशिका जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। क्या बना होता है? तो जीवाणु जो है, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की क्या होती है? बनी होती है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, समझ में आया बात? क्लियर है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है कोशिका भित्ति। किसकी कोशिका भित्ति? तो जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया। आपको भी पता है कि दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो होता है वो दूध को दही बनाने का काम करता है। उसमें क्या करता है? इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। लैक्टोज को किस में बदल देता है? लैक्टिक एसिड में बदल देता है। मैंने क्या कहा कि लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में उपस्थित लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस
नामक जीवाणु जो होता है वो क्या करता है, दूध में उपस्थित लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। किस में कर देता है, लैक्टिक एसिड में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। अगर इतना क्लियर हो गया हो तो अब आगे की तरफ चला जाए। अगर इतना क्लियर हो गया हो तो आगे की तरफ चला जाए। इतना समझ में आया, इतना दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है, क्लियर है, पर आपको हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। हमने कहा कि जीवाणु की जो कोशिका होती है एक कोशिकी होते हैं और इसके में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। और हमने क्या बताया था कि जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, आपको ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, और उसके बाद बताया कि लैक्टोबैसिलस जो होता है वो दूध में उपस्थित लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। इतनी हमने चर्चा कर ली थी। अब सुनिए ध्यान से, हम किसकी बात करने चल रहे हैं। देखिए हम दो चीज़ों की बात करने चल रहे हैं। एक हम बात करने चल रहे हैं एना बीना की बात करने चल रहे हैं, एना बीना की बात करने चल रहे हैं। और किसकी बात करने चल रहे हैं, नॉक स्टॉक की बात करने चल रहे हैं। एना बीना और नॉक स्टॉक नामक जो जीवाणु होते हैं वो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। हमने क्या कहा कि एना बीना, ठीक है, एना बीना, ठीक है, एना बीना और वह नॉन स्टॉक, ठीक है, ठीक है, नॉन स्टॉक नामक जीवाणु वायु में उपस्थित N2 का स्थिरीकरण कर देते हैं। ठीक है, नॉन स्टॉक और एना बीना नामक जो जीवाणु होते हैं वो वायु में उपस्थित, ठीक है, वायु में उपस्थित N2 का क्या कर देते हैं, स्थिरीकरण कर देते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो हो गया वायु में उपस्थित जो होते हैं। अब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ों में भी कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। फिर कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, मिट्टी में उपस्थित वायु में से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उसको भी बताऊंगा। तो पहले सुनिए, ऐसे पौधे की जड़ों में पाए जाने वाले वो जीवाणु जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, तो उसमें होता है राइजोबियम। क्या है, राइजोबियम, क्या है, राइजोबियम है। और कौन है, तो ब्रैडी राइजोबियम है, ब्रैडी राइजोबियम और राइजोबियम जो होते हैं, ये जीवाणु जो होते हैं, ये ठीक है, लेग्यूमिनोसी प्रजाति के जो पौधे होते हैं, यानी अगर एग्जाम्पल ले तो जैसे मटर का पौधा हो गया उसकी बात भी कर सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। लेग्यूमिनोसी जाति के जो पौधे होते हैं उनके जड़ों में ये पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, जो वायु से लिए गए N2 हैं उसको क्या करते हैं, उसका स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, राइजोबियम व ब्रैडी राइजोबियम नामक जीवाणु लेग्यूमिनोसी यानी मटर की जड़, ठीक है, जड़
वाले पौधे पौधे ठीक है, लेग्यूमिनोसी ठीक है, ठीक है कहा जाए, ठीक है लेग्यूमिनोसी, ठीक है लेग्यूमिनोसी, ठीक है क्या कर रहे हैं, तो लेग्यूमिनोसी के पौधों के पौधों पौधों की जड़ों में उपस्थित होते हैं उपस्थित होते हैं जो, ठीक है जीवाणु लेग्यूमिनोसी के पौधों की जड़ों में उपस्थित होते हैं जो वायु के N2 का जो वायु के N2 का स्थिरीकरण करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। क्लियर है बेटा, स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है समझ में आई बात, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी कि स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। राइजोबियम और ब्रैडी राइजोबियम नामक जीवाणु लेग्यूमिनोसी नामक जो पौधे होते हैं, लेग्यूमिनोसी मूल के जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में वायु को क्या कर देते हैं, ठीक है वायुमंडली N2 को क्या कहते हैं, वायु के N2 का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है जो वायु का जाता है। ये चीज़ हो गया। अब देखिए भाई, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट जो मिट्टी होती है, जब हम मिट्टी की जुताई करते हैं तो मिट्टी की जुताई की वजह से उसमें क्या होता है, उनके बीच वायु आ जाता है, और जब उसमें वायु आ जाता है तो उसमें भी 2 तरह के या 3 तरह के क्या होते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। और यह जीवाणु क्या करते हैं तो मिट्टी में उपस्थित वायु के N2 को, ठीक है मिट्टी में उपस्थित जो N2 है उसका स्थिरीकरण करते हैं, क्या करते हैं, उसका स्थिरीकरण करते हैं। तो पहले का नाम है एजोटोबैक्टर, क्या है, एजोटोबैक्टर नाम है, पहला मैंने बता दिया एजोटोबैक्टर। इसको स्क्रीन पहले साफ करें। मैंने क्या कहा, एजोटोबैक्टर, देखिए मैंने कहा एजोटोबैक्टर ये पहला जो है, ये पहला जीवाणु है जो वायु में मिट्टी में उपस्थित वायु में जो N2 होता है उसका स्थिरीकरण करता है, क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। फिर क्या आता है, एक फिर आता है एजोस्पाइरिलम, ठीक है एजोस्पाइरिलम, ठीक है एजोस्पाइरिलम दूसरा है, ठीक है एजोस्पाइरिलम आता है। दूसरा क्या है, एजोस्पाइरिलम जो होता है इसमें भी यही चीज़ देखने को मिलता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये हो गया। फिर क्या है, क्लोस्ट्रीडियम है, क्या है, तीसरा क्या है, क्लोस्ट्रीडियम, ये भी एक ऐसा जीवाणु है। ये 3 जीवाणु जो हैं मिट्टी में उपस्थित वायु में से N2 का क्या कर देते हैं, स्थिरीकरण कर देते हैं, क्या करते हैं, स्थिरीकरण कर देते हैं। एजोटोबैक्टर, क्या बोला मैंने, एजोटोबैक्टर की बात बता दिया, एजोटोबैक्टर की बात बता दिया, फिर एजोस्पाइरिलम की बात बता दिया, फिर क्लोस्ट्रीडियम की बात बता दिया। ये तीनों ऐसे हैं जीवाणु हैं जो क्या करते हैं, मिट्टी में उपस्थित N2 का क्या कर देते हैं, वायु का क्या करते हैं, इसमें क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन इसका स्थिरीकरण कर देते हैं, ठीक है क्या कर देते हैं, स्थिरीकरण कर देते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनका उपयोग चमड़ा उद्योग में करते हैं। किस में करते हैं, तो चमड़ा उद्योग में करते हैं। किस में करते हैं, चमड़ा उद्योग में करते हैं। ये चमड़ा उद्योग में इनका उपयोग कैसे होता है, तो जो चमड़े पर बाल होता है उसे बाल तथा चर्बी दोनों को हटाने के लिए जीवाणु का उपयोग होता है, जीवाणु का उपयोग होता है, जीवाणु का के लिए जीवाणु
का उपयोग होता है ठीक है। यहाँ तक ये भी प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, ये भी क्लियर रखिएगा। ये जो होते हैं मिट्टी में उपस्थित वायु को क्या करने के लिए, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करने के लिए एजोटोबैक्टर, ठीक है, एजोस्पाइरिलम, फिर उसके बाद क्या है, एजोस्पाइरिलम के बाद क्या है, क्लोस्ट्रीडियम है। इन तीनों जीवाणु जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, स्थिरीकरण करने का काम करते हैं, स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। और जिसको मैंने बता दिया, ये क्या बता दिया कि चमड़े पर जो बाल होता है और चर्बी दोनों, यानी चर्बी मतलब वसा को हटाने के लिए क्या करते हैं, जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को चमड़ा कमाना कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को चमड़ा कमाना कहते हैं, चमड़ा कमाना कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को चमड़ा कमाना कहते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, एकदम कहीं से भी कंफ्यूजन ना हो, बात क्लियर रहे, आप तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ जीवाणु हानिकारक होते हैं, कुछ जीवाणु हमारे लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। कुछ जीवाणु हानिकारक होते हैं, कुछ जीवाणु हमारे लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। जैसे दही वाला मैंने बता दिया, वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। कुछ जीवाणु हमारे पेट में होते हैं जो उपयोगी होते हैं हमारे लिए, उनका भी बहुत ही महत्व होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका रहना ठीक नहीं है, इसीलिए जीवाणु से बचाने के लिए हम अपने आचार में तेल का उपयोग करते हैं। अगर मुरब्बा बना रहे हैं तो उसमें शक्कर का, गाढ़ा सिरके का उपयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जब सिरका जो होता है ये क्या करता है, तो जीवाणु अगर इसमें पनपने की भी कोशिश करते हैं तो उसमें जो द्रव्य कुंचन होता है उसको क्या हो जाता है, उसके जीव के द्रव्य कुंचन, यानी जीवाणु का जो जीव होता है उसका द्रव्य कुंचन हो जाता है, जिससे वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो पनप नहीं पाते हैं, ठीक है। या तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को इतने ठंडे पर रखते हैं ताकि उसमें क्या हो सके, उसमें बैक्टीरिया पनप न सके, इसलिए ठंडा रखने के लिए भी क्या होता है, ताप होता है, एक टेम्परेचर होता है जिस पर हम किसी भी वस्तु को लंबे समय तक जीवाणु रहित रख सकते हैं। वो जान लीजिए, वो जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि -10 सेल्सियस से -18 सेल्सियस तक हम किसी भी वस्तु को इतने टेम्परेचर के बीच में ठंडा करके रखेंगे तो उसमें बैक्टीरिया पनपने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। उसमें बैक्टीरिया पनपने का चांस क्या हो जाता है, बहुत ही बेटा जी कम हो जाता है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो आगे की तरफ फिर चला जाए, ठीक है, आगे की तरफ चला जाए ताकि आपको चीज़ें और भी बताई जाए, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ और विशेष चीज़ें, अब और थोड़ा सा और चीज़ें जानते हैं। देखिए, जीवाणु हैं, जीवाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति मैंने बता ही दी, ठीक है, किसकी पाई जाती है। कहीं कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा, काइटिन को भी देख कर लिखा हुआ मिलेगा, तो उसको छोड़िए, लेकिन पहले ध्यान दीजिए कि क्या है। अगर भाई हम जीवाणु की बात करें तो जीवाणु अपना भोजन स्वतः नहीं बना सकता क्योंकि वो क्लोरोफिल रहित होता है, यानी क्लोरोफिल रहित होता है, ठीक है। सबसे छोटा है, ठीक है, और सबसे प्राचीन जीवों में से एक है जीवाणु, ठीक है, समझ में आई बात। और क्या कह रहा है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसकी भी बात हो गई है, ठीक है। अगर हम बोले तो कहीं कहीं मैंने कहा कि इसकी जो कोशिका भित्ति आपको काइटिन भी लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पेप्टिडोग्लाइकन भी समझिएगा और काइटिन को भी याद रखिएगा। ये हो गया बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, ये हो गया आपका बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। अब चला जाए कुछ और आगे बात किया जाए तो मैंने कहा कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो गया। और हमने कहा कि बैक्टीरिया का अध्ययन करना, यानी जीवाणु का अध्ययन करना ही बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, जीवाणु का अध्ययन करना ही बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अब ध्यान से सुनिएगा, एक कड़ी बहुत अच्छी बताने जा रहा हूँ, उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। जीवाणु जो होता है उसमें पॉलीसेकेराइड, ठीक है, लिपिड और प्रोटीन, फिर से सुनिएगा, पॉलीसेकेराइड,
लिपिड और प्रोटीन की बने होते हैं। फिर से सुनिएगा, जीवाणु जो होता है वो पॉलीसेकेराइड, लिपिड और किसका, प्रोटीन का बना होता है। जीवाणु जो होता है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ध्यान से देखिए, बार बार रिवाइज करा रहा हूँ। क्यों रिवाइज कर रहा हूँ? ताकि आपको याद हो जाए। जीवाणु जो होता है वो पॉलीसेकेराइड, लिपिड और किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। इसे मैं लिखवा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जीवाणु पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, लिपिड तथा प्रोटीन का बना होता है, बना होता है, बना होता है। पॉलीसेकेराइड, 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 प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। कौन बना होता है? तो जीवाणु बना होता है। ठीक है, इसकी कोशिका भित्ति आपको कहीं कहीं पेप्टिडोग्लाइकेन का देखने को मिलेगा, कहीं कहीं काइटिन का मिलेगा। ये रहा आपका जीवाणु, समझिए कि पूरी तरह से खत्म। जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं बेटा जी, हमने आपको पूरा क्लियर बता दिया कि कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इतने, अगर आप इतने को दोहरा लेते हैं तो आप समझिए पूरी तैयारी आपकी जीवाणु के लिए तैयार है। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रोटीन खत्म हुआ। ठीक है, प्रोटीन यहाँ पर खत्म हुआ। आगे हम लोग इसी का, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, फिर टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। पहले ब्रायोफाइटा के बारे में एकदम डिटेल से जानकारी ले लेंगे, बेसिक से बेसिक नॉलेज लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज इतना ही करते हैं और इसमें कुछ चंद पंक्तियों को जोड़ता हूँ। और याद रखिएगा 8 PM पे मैं मिलूंगा आपसे, लाइव मिलूंगा, यहीं मिलूंगा और बातें होंगी। ठीक है, वो चीज़ तो हो गई, लेकिन पहले कुछ चीज़ों को और सुन लीजिए जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। देखिए, सब कुछ दांव पर लगा है। ठीक है, सब कुछ आपका दांव पर लग गया है। ठीक है, तो जब सब कुछ दांव पर लग चुका है तो रुक नहीं सकते हैं, टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते हैं। सब कुछ दांव पर लगा है, रुक नहीं सकते हैं, टूट सकते हैं पर झुक नहीं सकते हैं। अपने एम को, ठीक है, या जो लक्ष्य है उससे इतनी मोहब्बत कर लीजिए कि किसी के आने और जाने का आप पर फर्क ही न पड़े। ठीक है, किसी के आने और जाने का आप पर फर्क ही नहीं पड़े। जैसे समझिएगा कि हम एक वृक्ष को, देखिए हम किस बात का, क्योंकि हम TRE 3.0 पर, मतलब जो बच्चों का नहीं हुआ है उन पर मैं बात कर रहा हूँ, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। जो बहुत निराश हैं, जिन्होंने मेहनत किया फिर भी सफलता नहीं मिली, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी वृक्ष को लगाइए, एक पपीते का पेड़ लगा कर देख लीजिए बंधु, मेरे भाई, या एक अमरूद का पेड़ लगा कर देख लीजिए। आप उस पर निरंतर पानी दे रहे हैं, वो एक समय बाद बड़ा होगा। एक पपीते का पेड़ एक समय बाद बड़ा होगा। ठीक है, आप निरंतर उसको पानी दे रहे हैं। जब उसका समय आएगा, जब वो अपने परिपक्व अवस्था में आएगा, या उसका जब समय या सीजन आता है, तभी वो फल देता है। उसी तरह से हमारा और आपका जीवन है। हम अध्ययन करते रहते हैं, हम पढ़ते रहते हैं। हमारा एक बार नहीं होता है, 2 बार नहीं होता है, 3 बार नहीं होता है, 10 बार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम परिपक्व नहीं हो पाए हैं। जब हम परिपक्व हो जाएंगे, हमें सफलता मिल जाएगी। उस सफलता के लिए अमरूद के वृक्ष की तरह, पपीते के वृक्ष की तरह धैर्य बनाकर रहना पड़ता है। धैर्य बनाकर रहिए, जीवन में सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी। ठीक है, और जो आ रहे हैं, जो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। याद रखिएगा, बस इतना जरूर याद रखिएगा कि ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है भाई, आपकी मर्जी, आपको नहीं रहना है जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपने लक्ष्य से भटकूंगा नहीं।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या 8 बजे लाइव होऊंगा, आप सभी से फिर चर्चा करूंगा, ठीक है, और बात होगी आगे की भर्ती के बारे में, बात होगी आगे की तैयारी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।